जय हिंद बच्चों। क्लास 7th विज्ञान भारती मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी इकाई 1। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इनमें मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए। आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है, क्योंकि कोई गोल चीज आसानी से लुढ़केगी ना, क्योंकि वो गोल घूमती हुई गेंद की तरह आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। इस कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। मतलब यह ज्ञान हो जाना कि गोल चीज आसानी से लुढ़क सकती है, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसकी हमें जानकारी है। वस्तु को घसीटने या उठा कर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल होता है, क्योंकि उसमें घर्षण कम लगता है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिए लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैल द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मानव ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिया है। यह प्रौद्योगिकी है। मतलब मानव अपने जीवन को जब सरल बनाता है विज्ञान के द्वारा, तो उसे ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हुए हैं, जैसे डीजल इंजन, रेडियो, टेलीविजन आदि। देखिए, अभी तो हम टेलीविज़न, इसमें डीजल इंजन, रेडियो, टेलीविज़न बोल रहा है, पर हम अब आने वाली कई जैसे मोबाइल इंटरटेनमेंट के लिए आपके पास होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं, डिजिटल कई सारे वॉचेस हो गए, ये सब चीज़ें इन्हीं आविष्कारों के अंतर्गत आती हैं। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ, क्योंकि पेट्रोल से हल्के इंजन बनाए जा सकते हैं और उनका उपयोग कई छोटी, मतलब जैसे पहले के आविष्कार बहुत बड़े बड़े होते थे, साइज में बड़े। अब हम नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो वो इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया गया, क्योंकि हवाई जहाज में आप जितना कम भार रखेंगे वो उतना ऊपर और उतनी आसानी से उड़ाया जा सकता है, उतने कई संख्या में लोगों को ले जाकर।
तो इसलिए उसमें इंजन हल्के और कम भार वाले बनाए जाते हैं। समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। मतलब कि जितनी जल्दी, मतलब बहुत तेज़, जैसे आजकल ट्रेन होती हैं, मेट्रो होती हैं, उसके बाद बुलेट ट्रेन्स होती हैं, वैसे ही हवाई जहाज़ कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ों का निर्माण किया गया, ताकि हम हवाई यात्रा बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। पहले हम लोग वैद्य हकीम के पास ज़्यादा जाते थे, जो कि अब हम डॉक्टरों के पास ज़्यादा जाते हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खून, पेशाब, मल आदि। आप लोगों ने कभी ना कभी तो खून और पेशाब या मल की जांच ज़रूर कराई होगी, और आपने यह महसूस किया होगा कि किस तरीके से उसकी जांच होती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। उसके बारे में भी आपको अपने दोस्तों के बीच में बात करनी चाहिए। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनें जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक रोगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। जैसे पहले के ज़माने में कई रोगों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो कई आंतरिक कारणों से रोग हुआ करते थे। मतलब शरीर के अंगों के अंदर रोग हो जाने के कारण रोग का पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब के समय में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसे जांच के चलते हम आज के टाइम में हर प्रकार के रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग। इंडोस्कोप मशीन एक तरह का कैमरा मशीन होता है, जिसमें आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म कैमरा डाल के तारों के द्वारा उसको देखा जाता है कि आपके शरीर के अंदर क्या रोग है, क्या नहीं। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेश वाहक, पत्र, टेलीग्राम, प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स क्या है? छपा संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग होता है। इसमें सिर्फ ईमेल और फैक्स के बारे में है। आप जो व्हाट्सएप करते हैं अपने मित्रों को, परिजनों को, वो भी इसमें आता है। व्हाट्सएप करना या किसी मैसेंजर द्वारा मैसेज भेजना किसी भी ऐप के थ्रू। गांवों में भी पीसीओ, एसटीडी, आईएसटी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, हो गई हैं। मतलब अब आप पूरे दुनिया में कहीं पर भी बातचीत किसी से भी, गांवों में, मतलब भारत के गांव शहर सब जगह पर यह व्यवस्था है कि आप कहीं भी किसी से भी बात कर सकने की स्थिति में हैं। पहले घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक, कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। परंतु आज मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के
प्रचलित साधन हैं। ये आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारे देश में औद्योगिकी क्षेत्र के विकसित देशों औद्योगिकी क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं जो खुल चुकी हैं या खुल रही हैं, और वहाँ पर लोग नौकरियां कर रहे हैं। जैसे स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। ठीक है। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। ये सब नए नए तरीके हैं विद्युत, मतलब जो बिजली आप घर में यूज करते हैं, वो बिजली प्राप्त करने के लिए, मतलब वो बिजली आपके घर में आए, उनके लिए नए नए तरीके, और उन बिजलियों को बनाने के लिए कई सारे लोगों का काम लगता है, जिससे उन्हें नौकरी मिलती है। इस प्रकार से नौकरी और विद्युत दोनों की पूर्ति देश में हो जाती है। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों से, जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेलुकी और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। मतलब जो पुरानी तकनीक थी खेती करने की, उसके द्वारा भोजन की पूर्ति पूरी तरह से सभी के लिए नहीं हो पा रही थी। इसलिए यहाँ पर हमें विज्ञान की आवश्यकता थी, और वैज्ञानिक बहुत सारे आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता थी। इसके लिए हमने बहुत सारे उपकरण बनाए, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि ये मशीन कैसे फसल को काट रही है। देखिए कैसे इसको काट रही है, बिना किसान या बिना किसी मानव के। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र, अब देखिए जो मैंने अभी बताया, ये यंत्र ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप से ट्यूबवेल आदि, मतलब सिंचाई से लेके कटाई तक की पूरी व्यवस्था। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और
पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। मतलब जहाँ पर किसानों के लिए अच्छे उपकरण, अच्छी मशीनें, अच्छे प्रकार के बीज, उर्वरक, खाद तथा पर्याप्त सिंचाई के साधन, मतलब जहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था हो जिससे कि वो अन्न उगाने में अच्छी वृद्धि कर सके, उसी को हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकियों के नित्य नए प्रयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जैसे मत्स्य उत्पादन। इसमें उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, मत्स्य मतलब मछली, सब्जी उत्पादन उन्नत बीजों द्वारा, रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा। आपने कहीं ना कहीं शहतूत के पेड़ जरूर देखे होंगे। सुअर पालन में संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। मुर्गी पालन, संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण। इनके टीकाकरण से इनमें किसी प्रकार का रोग नहीं पनपता और इनको खाने पर मानव में किसी प्रकार की महामारी या रोग का निर्माण नहीं होता, इसलिए इनका समय से टीकाकरण होना आवश्यक है। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक माता और एक बच्चा जो छोटा होता है वो होते हैं, उस प्रकार से प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। मतलब जो मानव के दैनिक जीवन को अगर सरल बना रहा है तो वो व्यवहार, मतलब कि आपका जो दैनिक जीवन है उसको सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। ठीक है, अब कुछ नया जानते हैं। यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां, हरित क्रांति, फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति, दूध का उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन का उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य के जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी NCERT द्वारा प्रस्तुत शिक्षा से संबंधित PM ई-विद्या कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में दूरस्थ माध्यम से भी
शिक्षाएं दिए जाने पर जोर दिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति, मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे वाहन हो या बड़े जलपोत, जलपोत मतलब बड़े बड़े पानी के जहाज, उत्पादक मशीन हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, टैंक आदि का निर्माण हम आत्मनिर्भर टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। मतलब हम अपनी सुरक्षा के लिए भी आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिकी क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में से एक है। आजकल हमारे देश में मेक इन इंडिया और लोकल के लिए वोकल पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। संचार क्षेत्र में क्रांति, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसमें जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, आइए ये जानते हैं। आप कक्षा 6 पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किए जा रहे हैं। इंटरनेट की नवीनतम प्रणाली है। यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड बढ़ते बढ़ते हम 4G व 5G तक पहुंच गए हैं, जिससे दूरस्थ व्यक्तियों से वीडियो कॉलिंग बहुत सरल तरीके से की जा सकती है। कई नवीनतम बुक पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाक सेवा, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट से आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से अन्य देशों में किसी को संदेश अत्यंत कम व्यय
पर पल भर में भेजा जा सकता है। मोबाइल एवं स्मार्टफोन। मोबाइल का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, SMS भेजने के लिए, गेम खेलने के लिए, आवाज़ों को संरक्षित करने के लिए, वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो बनाने व देखने के लिए, जो कि अभी मैं कर रही हूँ, वीडियो खींचने के लिए, वीडियो कॉलिंग, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, GPS, बैंक द्वारा पैसे हस्तांतरण के लिए आदि। कृषि। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ता है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई। इनके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए। पेड़ की सूखी पत्तियां, ईंधन। अब यहाँ पर अन्न उगाने के बाद ईंधन की आवश्यकता के बारे में बात हो रही है। पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत रहे हैं। इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कहते हैं LPG, जो कि घरेलू ईंधन के रूप में है, गैस सिलेंडर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आगमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है। इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, TB तथा कोविड-19 की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी, MRI आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इससे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिलती है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इसमें एक नई क्रांति आ गई। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, निर्भय और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका। इनका सफल परीक्षण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनमें हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट, मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में
हमारे देश में सफलता प्राप्त की है। भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने और उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रह से न केवल दूरसंचार व्यवस्थाओं में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया, अपितु सुदूर संसूचन संसूचन रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रिम हो गए हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य केवल लाभ ही नहीं, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई। अब हानियों के बारे में पढ़ेंगे हम। बड़े बड़े उद्योग की संख्या बहुत बढ़ गई। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसे ही बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल तथा भूमि क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक उपयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है तथा भूमि की उर्वरक शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतु जैसे बाघ की संख्या में कमी हो रही है तथा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा। नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। अब हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा? पहला, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्य को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। दूसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित है। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में सभी विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर है, द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है स्कैनर द्वारा। दैनिक जीवन में उपयोगी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को कहते हैं इंटरनेट। मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यहाँ पे लिखेंगे हम एंडोस्कोपी। और उसके बाद दूसरा है कि मनोरंजन के साधन। यहाँ पर हम लिखेंगे मनोरंजन के साधन में हम लिखेंगे टेलीविज़न, वीडियो गेम्स और मोबाइल फ़ोन। ढलुकी रहट ये सॉरी ये हाँ, ढलुकी रहट ये इसको खेती के पारंपरिक साधन हैं। सुमेलित करेंगे हम।